जी जी कौस्तुभ जी धन्यवाद। जी मंजरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जी दीप्ति धन्यवाद। जी जी कौस्तुभ। तो देखिए हम लोगों के सीपीसी में जब से हमने सीपीसी पढ़ना स्टार्ट किया, हमने लगभग जी अभिनव हेलो। तो हम लोगों ने सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो क्लासेस स्टार्ट की, इसके बाद हमने टॉपिक वाइज टॉपिक सारी चीज़ों को जो है कवर करने का प्रयास किया। अब हमारे दो टॉपिक और रह जाते हैं, एक हमारा मिसलेनियस प्रोसीडिंग और एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। इसके बाद हमारी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो है कंप्लीट हो जाएगा। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की जो दो क्लासेस बची हुई हैं, एक जिसमें कि मैंने आपको बताया मिसलेनियस प्रोसीडिंग और दूसरा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। आज और कल की क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को कवर करें। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 144 मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जितने भी सेक्शंस हैं ये केवल और केवल रिलीवेंट हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हर सेक्शन के साथ कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या हर सेक्शन खुद में ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये प्रीलिम्स में इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं बेयर रीड करना स्टार्ट करूंगा आज, तो आप लोग ये प्रयास करिएगा कि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूं, आप बेयर के प्रोविजन के साथ वो सारे पॉइंट्स ऐड करते चलिए। अगर वो बेयर के प्रोविजन के साथ आप ऐड करते चलेंगे तो आपको बाद में रिकॉल करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम प्रयास करेंगे कि सेक्शन 132 से सेक्शन 143 तक मिसलेनियस प्रोसीडिंग, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है सीपीसी का पार्ट 11। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीपीसी में चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं, हालांकि यहाँ पार्ट्स में जो है कि डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ हम जब मिसलेनियस प्रोसीडिंग देखते हैं तो ये सेक्शन 132 से सेक्शन 158 तक दिया हुआ है। सेक्शन 132 से लेकर के 143 में आज हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की जो क्लास होगी उसमें हम सेक्शन 144 से सेक्शन 158 तक को कवर करेंगे। और इसके बाद हमारा मिसलेनियस प्रोसीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारी एक लास्ट क्लास रह जाएगी, वो रह जाएगी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को लेकर के, उसे हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट मंथ जो है फर्स्ट वीक तक, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड वीक तक, यूपी पीसीएसजे 2021 की वैकेंसी आ जाएगी। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप प्लीज़ फोकस्ड हो जाइए। अगर आप जरा सा भी इधर उधर या किसी और भी स्टेट के फॉर्म को लेकर के परेशान हैं तो ये सारी चीज़ों को रोक दीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आनी ही आनी है। और ज़्यादा डिले होता है तो मान के चलिए अक्टूबर सेकंड वीक तक जाएगी, लेकिन इससे पहले यूपी पीसीएसजे 2021 की वैकेंसी आ ही जाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि प्लीज़ फोकस हो जाइए और पूरी अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। जो भी हमारी क्लासेस जितनी भी चली हैं, सीपीसी की, हिंदू लॉ की, आईपीसी की, जितनी भी क्लासेस हैं, आप प्रयास करिए कि आप यूट्यूब से जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देख के ख़त्म कर लीजिए। एक रिवीजन, क्विक रिवीजन के तौर पर उन सारी वीडियोज़ को देखते चलिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ रही है यूपी पीसीएसजे 2021 की। आइए तो जी सुमन गुड इवनिंग। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, मैंने आपको जैसे बताया कि मिसलेनियस प्रोसीडिंग पार्ट 11 सेक्शन 132 से लेकर के सेक्शन 143 तक, इसके बाद सेक्शन 144 से लेकर के सेक्शन 158 तक की जो प्रोविजंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी विवेक प्रणाम। तो प्लीज आप लोग अपनी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की बेयर में सेक्शन 132 देखिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं जब प्रोविजंस बताता चलूं और उसके साथ जो चीजें ऐड कराता चलूं, आप उन सारी चीजों को ऐड करते चलिएगा, ताकि बाद में जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कोई परेशानी ना हो। जी दिव्यांशी गुड इवनिंग।
तो मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी सीपीसी की बेयर ले ली होगी। जी सौरभ जी गुड इवनिंग, जमशेद जी गुड इवनिंग। तो प्लीज आप लोग अपनी सीपीसी की बेयर में सेक्शन 132 देखिए। मैं देखिए आपको पहले बताता चलूंगा, फिर हम बेयर को उसके साथ साथ रीड करते चलेंगे। जी रुचि जी जी धन्यवाद। तो देखिए मैंने आपको बताया कि हम लोग आज पढ़ेंगे मिसलिनियस प्रोसीडिंग, और उसमें मैंने आपको बताया कि ये सेक्शन 132 से लेकर के सेक्शन 158 तक दिया हुआ है पार्ट 11 में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 144। अदरवाइज जो भी इसके सेक्शंस हैं वो प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जो है हमारा जो आज का पहला सेक्शन है मिसलिनियस प्रोसीडिंग का, वो है सेक्शन 132। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 132 क्या कहता है। सेक्शन 132 कहता है कि किसी भी वुमेन को जिसको कि कस्टम या यूजेज में ये परमिशन नहीं है कि वो क्या हो, पब्लिकली आए सामने। आप कह सकते हैं, आप सेक्शन 132 को डिनोट कर सकते हैं पर्दा नशी लेडी से, और इसको आप पॉइंट को नोट कर लीजिए कि उसको कंपेल नहीं किया जाएगा अपीयरेंस के लिए। जब आप सेक्शन 132 पढ़ें तो आप ये प्रयास करें कि सेक्शन 132 के साथ आप रीड विथ कर दें सेक्शन 56 को। सेक्शन 132 जो सीपीसी का है, इसके साथ आप रीड विथ कर दीजिए सेक्शन 56 को। और सेक्शन 56 क्या कहता है आपका? सेक्शन 56 कहता है कि किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कब? एग्जीक्यूट कराते समय डिक्री को। और कौन सी डिक्री? मनी डिक्री के एग्जीक्यूशन के टाइम। तो आप लोगों को मैं अभी फिर रीड करता हूं सेक्शन 132, और ये पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। सेक्शन 132 के साथ सेक्शन 56 को जो है आप रीड विथ कर लीजिए। और मैंने आपको बताया कि सेक्शन 132 उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है उसको आप अपीयरेंस से, और सेक्शन 156 उसको एग्जेम्प्ट करता है अरेस्ट से। कब? जब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो रही होगी। और कौन सी डिक्री? मनी डिक्री। तो उसको क्या नहीं किया जाएगा, उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सेक्शन 132 सीपीसी 1908 का। सेक्शन 132 का कहता है एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। पहला क्लॉज में रीड करता हूं, वो कहता है women who according to the custom and manners of the country ought not to be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in court। तो क्या कहता है? कहता है कि कस्टम के तहत या मैनर ऑफ द कंट्री के तहत अगर किसी वुमेन को आप कंपेल नहीं कर सकते पब्लिकली आने के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड होगी क्या होने से? पर्सनल अपीयरेंस से। और उसको ये जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है, ये कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? सेक्शन 132 का क्लॉज 1। अब देखिए सेक्शन 132 का क्लॉज 2 क्या कहता है। जब आप सेक्शन 132 का क्लॉज 2 रीड करेंगे तो इसके साथ साथ आपको सेक्शन 56 पढ़ लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। देखिए क्या कहता है सेक्शन 132 का क्लॉज 2। वो कहता है नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच द अरेस्ट ऑफ वुमेन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड। ये कहता है कि जो ऊपर एग्जेम्पशन दिया हुआ है सेक्शन 132 के क्लॉज 1 में, ये अप्लाई नहीं होगा एग्जीक्यूशन के टाइम। यानी कि इस चीज का फायदा कोई भी वुमेन नहीं ले पाएगी। कब? एग्जीक्यूशन के टाइम, जब तक कि सीपीसी 1908 में उसे एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड ना हो। और मैंने आपको क्या बताया कि जब आप सेक्शन 56 जब रीड करेंगे तो सेक्शन 56 उसे यही एग्जेम्पशन प्रोवाइड कराता है। सेक्शन 56 के तहत वो यही बात कहता है कि आप किसी भी महिला को जब डिक्री एग्जीक्यूट कराई जा रही होगी, और कौन सी डिक्री? मनी डिक्री, तो उस केस में वुमेन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। ये कहता है आपका सेक्शन 56। तो सेक्शन 132 के क्लॉज 2 का जो एक्सेप्शन है वो क्या है? सेक्शन 56। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 133। यहां तो महिला को लेकर के था, लेकिन 133 में एक लिस्ट प्रोवाइडेड है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि काफी डिग्निटरी बॉडीज हैं या पर्सन आप कह सकते हैं जिनको कि एग्जम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से। तो 132 जो था वो वुमेन को लेकर के था। लेकिन जब आप सेक्शन 133 देखेंगे तो देखिए एक लिस्ट दी हुई है, और ये जो लिस्ट दी हुई है, जी प्राची गुड इवनिंग। तो देखिए जो सेक्शन 133 में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है वो कुछ पर्सन को प्रोवाइडेड है, और जिन पर्सन को वो प्रोवाइडेड है वो एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट को आपको प्रॉपर याद कर लेना है, क्योंकि ये क्या करता है, मैंने कई क्वेश्चंस में देखा है कि 3 ऑप्शंस में से तो इन्हीं पर्सन को रखता है जो यहाँ पे आपको सेक्शन 133 में प्रोवाइडेड है, लेकिन किसी एक नए पर्सन को ऐड कर देता है और कहता है कि किन पे ये एग्जम्पशन नहीं, किनको ये एग्जम्पशन नहीं मिला हुआ है पर्सनल अपीयरेंस को लेकर के। तो आपको ये याद करने के लिए जरूरी है कि ये सारी लिस्ट आपको जो है याद हो।
कौन सी लिस्ट? जो सेक्शन 133 के क्लॉज 1 में जिन पर्सन को एग्जम्प्ट किया गया है पर्सनल अपीयरेंस से, इन पर्सन्स को लेकर के। अब आइए देखते हैं हम सेक्शन 133 के क्लॉज 1 में किन किन पर्सन्स को एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, द पर्सन टू हुम सेक्शन 87B अप्लाई। और सेक्शन 87B जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहां आपको बताया था कि किस किस पर्सन को एग्जम्पशन मिला हुआ है, जब हम लोग फॉरेन शूट और ये सब पढ़ रहे थे। तो देखिए, तो जो ये लिस्ट आपको प्रोवाइडेड है सेक्शन 133 के क्लॉज 1 में, इन पर्सन्स को भी क्या मिला हुआ है? एग्जम्पशन मिला हुआ है पर्सनल अपीयरेंस से। और जो इससे पहले हमने सेक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा वुमेन को मिला हुआ है, और सेक्शन 132 में वुमेन को मिला है हुआ है, सेक्शन 133 में इन पर्सन्स को मिला हुआ है एग्जम्पशन। तो इन्हें पर्सनल अपीयर कराने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? कंपेल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम लोग इंसिडेंटल प्रोसीडिंग पढ़ रहे थे सेक्शन 75 से सेक्शन 78, तो सेक्शन 75 से लेकर के 78 में हमने इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में क्या पढ़ा था कि कोर्ट कमीशन इशू करेगी किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए जो कोर्ट में नहीं आ सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर इनका पर्सनल अपीयरेंस के लिए इनको कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पे रिक्वायर्ड है कि इनका एग्जामिनेशन हो, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगी? कमीशन इशू करेगी, ताकि इन पर्सन्स का क्या हो सके? प्रॉपर एग्जामिनेशन हो सके। तो देखिए आगे के क्लॉज में यही चीज इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कहता है इसका तीसरा क्लॉज कि वेयर एनी पर्सन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ सच एग्जम्पशन and it is consequently necessary to examine him by commission, he shall pay the cost of that commission unless the party requiring his evidence pay such cost। तो देखिए मैंने आपको क्या कहा, जब हम लोग सेक्शन 75 से 78 पढ़ रहे थे इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, तो वहां हमने देखे थे 5 या 6 ग्राउंड, जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट कमीशन इशू करती है। सेक्शन 75 में ये चीज मेंशन है। वहां पर एक ग्राउंड ये भी था कि किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए जो कोर्ट में नहीं आ सकता। हमने सेक्शन 133 में क्या पढ़ा? हमने उन पर्सन्स के बारे में पढ़ा जिनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मिला हुआ है। जी संजय जी, गुड इवनिंग। तो जिन पर्सन्स को एग्जम्पशन मिला हुआ है, हमने एक लिस्ट देखी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, मिनिस्टर, फिर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और सेक्शन 87B में जिन पर्सन्स को एग्जम्प्टेड है। तो इन पर्सन्स को अगर एग्जम्पशन मिला है, लेकिन ये जरूरी है कि इनका एग्जामिनेशन हो, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी? कमीशन इशू करेगी। अब यहाँ पे थर्ड क्लॉज यही कहता है सेक्शन 133 का कि जो भी पर्सन जिसको ये प्रिविलेज मिला हुआ है सेक्शन 133 का, अगर वो इसको क्लेम करता है और कोर्ट उस केस में कमीशन इशू करके उसको एग्जामिन करने के लिए भेजती है, तो उस कमीशन को जो कोर्ट ने इशू किया है, इशू करने के बाद एग्जामिनेशन करने तक में जो भी खर्चा आएगा वो कौन बियर करेगा? वही पर्सन बियर करेगा जो इस चीज का लाभ ले रहा है। ये कहता है आपका सेक्शन 133 का क्लॉज 3। तो हमने 132 में देखा वुमेन को लेकर के, 133 में देखा इन पर्सन्स को लेकर के जिनकी भी लिस्ट प्रोवाइडेड है सेक्शन 133 में। ठीक है, अब आइए, अब बात करेंगे हम अरेस्ट से रिलेटेड प्रोविजंस की। देखिए, जब हम लोग एग्जीक्यूशन को लेकर के पढ़ेंगे प्रोविजन सेक्शन 36 से लेकर के 74 तक, तो वहां पर एग्जीक्यूशन के टाइम अरेस्ट के केस में क्या क्या चीजों को फॉलो करना है, ये वहां आपका दिया हुआ है सेक्शन 55 से। अरेस्ट एंड डिटेंशन जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सेक्शन जब 134 आप पढ़ते हैं तो इस सेक्शन 134 सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है कि जो भी प्रोविजन सेक्शन 55 में अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर के, सेक्शन 57 में सब्सिस्टेंस अलाउंस को लेकर के, और सेक्शन 59 में रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस पे, तो ये जो तीनों प्रोविजन है सेक्शन 55, सेक्शन 57 और सेक्शन 59 यानी 55, 57 और 59, ये जो प्रोविजंस अप्लाई होते हैं इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जब डिक्री का एग्जीक्यूट कराया जाता है और अरेस्ट या डिटेंशन हो रहा होता है, तो जो भी प्रोविजन जो 55, 57 और 58 में दिया हुआ है उस प्रोविजन को जैसे वहां फॉलो किया जाता है, अदर केसेस में भी जब अरेस्ट या डिटेंशन होगा तो सेम 55, 57 और 59 को फॉलो किया जाएगा। 55 क्या कहता है, नोट कर लीजिए आप यहाँ, सब्सिस्टेंस अरेस्ट एंड डिटेंशन। 57 क्या कहता है, सब्सिस्टेंस एंड अलाउंस। और 59 क्या कहता है, रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस। ये सारी चीजें नोट करते चलिए। तो 132 के साथ मैंने आपको 56 बताया, फिर हमने 133 देखा। 133 के साथ चाहे तो आप आर्टिकल 361 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रीड विद कर सकते हैं, और भी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं मिनिस्टर वगैरह को तो वो भी रीड विद कर सकते हैं।
सेक्शन 134 में जो ये 3 सेक्शंस दिए हुए हैं कि अगर अदर केसेस में, यानी कि एग्जीक्यूशन को छोड़ करके अदर केसेस में अरेस्ट होता है या डिटेंशन होता है, तो यहाँ 134 में यही कहा है कि जो 55, 57 और 59 में प्रोविजंस दिया हुआ है जिनको कि फॉलो किया जाता है अरेस्ट और डिटेंशन के केस में जब डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जाता है, उन्हीं 55, 57 और 59 को फॉलो किया जाएगा अदर केसेस में भी। 55 में क्या दिया हुआ है, अरेस्ट एंड डिटेंशन को लेकर के प्रोविजन है। 57 में क्या है, सब्सिस्टेंस अलाउंस को लेकर के प्रोविजन है। और 59 में क्या है, जब रिलीज कर दिया जाता है इलनेस के ग्राउंड पे। तो ये था आपका सेक्शन 134। तो 132 हो गया, 133 हो गया और 134 हो गया। अब आइए देखते हैं सेक्शन 135। देखिए सेक्शन 135 जब आप देखेंगे तो सेक्शन 135 जो है मेनली 3 क्लॉजेज में है और आप इसको 3 पार्ट्स में ही समझ करके इसको आपको पढ़ना भी है। ये एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है कि कब कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब आप सेक्शन 135 पढ़ेंगे, जैसे हमने 132 और 133 देखा तो ये पर्सनल अपीयरेंस एग्जम्पशन दे रहा था, लेकिन जब आप सेक्शन 135 देखेंगे तो 135 अरेस्ट से एग्जम्पशन प्रोवाइड कराता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस किस पर्सन को किस किस केस में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है और किसको नहीं है। तो देखिए जो थर्ड क्लॉज है उसके ऊपर आप लिख लीजिए कि जो थर्ड क्लॉज है वो बात करता है किसको ये राइट अवेलेबल नहीं है, ये एग्जम्पशन कौन क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन जब आप 135 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 देखेंगे तो ये स्पेसिफिकली बात करता है कि किसको किसको ये एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो देखिए कभी भी कोई भी सिविल केस चल रहा हो तो उस दौरान आप अरेस्ट किसको नहीं कर सकते, यही बताता है आपका 135 का क्लॉज 1 और 135 का क्लॉज 2। 135 का क्लॉज 1 सिंपल सी बात कहता है, कोई भी जज है, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है या कोई भी मजिस्ट्रेट है, अगर वह कोर्ट में जा रहा है या कोर्ट में वो उस समय प्रिसाइड कर रहा है या कोर्ट से लौट रहा है, इन तीनों ही अवस्थाओं में आप उसे अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं सेक्शन 135 का क्लॉज 1 रीड करता हूं, आप अपनी बेयर में देखिए। कहता है सेक्शन 135 का क्लॉज 1, नो जज, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लाइएबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस व्हाइल गोइंग, प्रिसाइडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम हिज कोर्ट। तो चाहे वो जा रहा हो, प्रिसाइड कर रहा हो या कोर्ट से रिटर्न हो रहा हो, ठीक है, इस दौरान आप उसको अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले और दूसरे क्लॉज में बताया हुआ है किस किस पर्सन को एग्जम्पशन मिला हुआ है और तीसरा बात करता है किसे नहीं मिला हुआ है। तो दूसरे में भी कुछ पर्सन है जिनको कि एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन 135 के क्लॉज 2 में कौन कौन से पर्सन है जिनको कि मिला हुआ है। देखिए सेक्शन 135 का क्लॉज 2 जब आप रीड करेंगे तो वो ये बताता है कि अगर कोई केस ट्रिब्यूनल में पेंडिंग पड़ा है, यानी कि अभी उस पर जो है वो पेंडिंग है, अभी उस पर सुनवाई चल रही है, इस दौरान किस किस पर्सन को एग्जम्पशन मिला हुआ। तो देखिए आप प्रयास करिएगा कि आप एक स्पेसिफिक लिस्ट बना लें, क्योंकि हो सकता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो यहाँ पर देखिए जब आप देखेंगे दूसरा क्लॉज तो कहता है कि अगर कोई भी मैटर पेंडिंग है किसी ट्रिब्यूनल के समक्ष तो पार्टीज को, उनके प्लीडर्स को, मुख्तर्स को, रेवेन्यू एजेंट्स को, रिकॉग्नाइज एजेंट को और विटनेसेस को, इनको क्या नहीं किया जाएगा, अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। सब पे मार्क कर लीजिए, पार्टीज हो गए, उनके प्लीडर्स हो गए, मुख्तर्स हो गए, रिकॉग्नाइज एजेंट हो गए, रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एजेंट्स हो गए और विटनेसेस हो गए। तो इन लोगों को एग्जम्पशन मिला हुआ है कब, अगर किसी ट्रिब्यूनल में कोई मामला पेंडिंग है, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो लास्ट और थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज ये कहता है कि जो भी आपने देखा कि जो एग्जम्पशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है क्लॉज 2 में, ट्रिब्यूनल में जब मामला लंबित है उस दौरान अरेस्ट और डिटेंशन से जिन लोगों को छूट मिली हुई है, क्या यह छूट जजमेंट डेटर को भी मिली होगी। तो तीसरा क्लॉज इसी की बात करता है, वो कहता है कि अगर कोई भी ऑर्डर है इमीडिएट एग्जीक्यूशन कराने का किसी डिग्री को लेकर के, तो जजमेंट डेटर जो आपने देखा 135 के क्लॉज 2 में जो राइट्स या जो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते थे पर्सन, उसमें जजमेंट डेटर एज अ पर्सन वो राइट क्लेम नहीं कर पाएगा। कब, जब इमीडिएट एग्जीक्यूशन को कराने को लेकर के कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर पास किया गया होगा तो जजमेंट डेटर जो आपका 135 क्लॉज 2 में एग्जम्पशन प्रोवाइडेड है उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। और दूसरा इसी थर्ड क्लॉज में दूसरी बात कहता है कि अगर जजमेंट डेटर कोर्ट के समक्ष आया हुआ है कि क्यों ना उसे अरेस्ट करने से जो है कि एग्जम्प्ट किया जाए इस चीज पे, तब भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कि जो जजमेंट डेटर है वो ये राइट क्लेम नहीं कर पाएगा जो राइट सेक्शन 135 क्लॉज 2 में अदर पर्संस को अवेलेबल है, यानी कि पार्टीज को, प्लीडर्स को, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को, मुख्तर्स को, रेवेन्यू एजेंट्स को और विटनेसेस को।
तो ये था हमारा सेक्शन 135, ये बता रहा था कि किसको एग्जम्पशन मिला हुआ है अरेस्ट से। अब देखिए सेक्शन 133 में हम लोगों ने कुछ पर्संस की लिस्ट देखी थी जिनको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्पशन मिला हुआ था, ठीक है। सेक्शन 132 में हमने देखा कि वुमेन को मिला हुआ है, किस वुमेन को, पर्दानशी लेडी को, या जिसको कस्टम जो है कि कस्टम के तहत उसको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो उस लेडी को आप क्या नहीं करा सकते, कंपेल नहीं कर सकते पर्सनल अपीयरेंस के लिए। तो 132 हुआ, 133 हुआ। 134 में हमने क्या देखा कि अदर केसेस में भी अरेस्ट को लेकर के वही प्रोविजंस जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे 55, 57 और 59 में फॉलो किए जा रहे थे, उन्हीं को क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। तो हमने देखा 132, 133, 134। 135 में हमने देखा जज, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर को, उसके बाद पार्टीज के प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, मुक्तर्स, विटनेसेस और रिकॉग्नाइज्ड और रिवेन्यू एजेंट्स, इनको क्या मिला हुआ है, इनको एग्जम्पशन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 135। अब सेक्शन 135 के बाद हम देखेंगे 136 में किन किन पर्सन को अरेस्ट से एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो मैं आपको आगे हम पढ़ें उससे पहले बता दूं कि आप सिंपल इसको रट लीजिए कि कोई भी पर्सन है जो कि मेंबर है पार्लियामेंट का, यानी कि लोकसभा का या राज्यसभा का, कोई भी पर्सन मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तब जब वह मेंबर है तब। दूसरा, कोई भी पर्सन है जो किसी कमिटी का मेंबर है, चाहे वह लोकसभा की कमिटी हो, राज्यसभा की कमिटी हो, लेजिस्लेटिव असेंबली की कमिटी हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल की कमिटी हो, तब। या कोई भी पर्सन जो कि मेंबर है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, किस दौरान, जो, तो अब इन लोगों को कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इसको लेकर के हम देखेंगे कि इन्हें कब अरेस्ट नहीं किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा, ठीक है। 40 दिन पहले, 40 दिन बाद वाली बात आएगी, और ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ मीटिंग। तो देखिए मैं रीड करता हूं सेक्शन 135A, आप लोग इसे देखिएगा जी, ऋचा जी धन्यवाद। तो देखिए 135A क्या कहता है, एग्जम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। तो देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, नो पर्सन लायबल टू बी अरेस्ट और डिटेन इन प्रिजन अंडर सिविल प्रोसेस, अगर वह मेंबर है तो किसका, हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी का। हमारे देश में टोटल आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें की 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक आपको पता होगा दिल्ली, और दूसरी है पुडुचेरी। अदरवाइज जो हमारी और 6 यूनियन टेरिटरी हैं उनका खुद का कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी पर्सन जो कि मेंबर है इनका, तो इन्हें कब नहीं किया जाएगा, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग, तो अगर किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग चल रही है उस दौरान। दूसरा कहता है इफ इज अ मेंबर ऑफ एनी कमिटी, या तो कोई व्यक्ति मेंबर है किसी भी कमेटी का, कहाँ का, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट का, तो कब, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच कमिटी। तीसरा, इफ इज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट or legislative assembly, legislative council of a state having both such houses, or during the continuance of joint sitting, meeting, conference or joint committee of the house of parliament, house of the state legislature or as the case may be। तो देखिए ये जो तीनों हम लोगों ने क्लॉज देखे, यहां पर हमने देखा कि किस किस पर्सन को अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। तो हमने किसे देखा, अगर आप जनरली देखें तो आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, अगर कोई पर्सन मेंबर है तो, या कोई पर्सन किसी कमेटी का मेंबर है तो, उन दोनों केसेस में उनको क्या मिला हुआ है, एग्जम्पशन मिला हुआ है। लेकिन कब मिला हुआ है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट कमिटी, जब वह चल रही होगी मीटिंग उस दौरान। और यही नहीं, जब आप इसके लास्ट पार्ट को देखेंगे क्लॉज 1 के, तो वो कहता है एंड ड्यूरिंग द 40 days बिफोर एंड आफ्टर सच मीटिंग, सीटिंग और कॉन्फ्रेंस, यानी कि 40 दिन पहले वो मीटिंग होने के, 40 दिन पहले वो मीटिंग होने के 40 दिन बाद, और वो मीटिंग होने के दौरान तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ये तो हमारा ऊपर ही क्लियर हो गया था। अभी ये जो 40 डेज वाली बात है, इसको घटाने को लेकर के काफी लॉ कमीशन ने रिपोर्ट भी दी थी और काफी बात भी चल रही है कि इसे कम किया जाए, यानी कि इसके घटा करके 20 या 25 दिन करने की बात चल रही है। तो आप खैर यहां पर ये याद रखिए कि किस किस पर्सन को अरेस्ट से एग्जम्पशन मिला हुआ है, इसको लेकर के हमने 135 देखा, और उसके बाद 135A में हमने देखा कि किस किस पर्सन को अरेस्ट से एग्जम्पशन मिला हुआ है और कब मिला हुआ है। तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, सीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट कमिटी, और 40 डेज बिफोर और 40 डेज आफ्टर, ठीक। तो मीटिंग शुरू होने के 40 दिन पहले तक, मीटिंग खत्म होने के 40 दिन बाद तक,
आप क्या नहीं कर पाएंगे, अरेस्ट और डिटेन नहीं कर पाएंगे किसी भी सिविल केस में। ठीक है, तो हमारा हो गया सेक्शन 135A का क्लॉज ए फिनिश। ठीक, अब देखिए दूसरा क्लॉज सिंपल सी बात कहता है कि जिस जिस पर्सन को रिलीज किया गया है क्योंकि उसने वो एग्जामिशन का लाभ ले लिया है जो कि 135A के क्लॉज 1 में मिला हुआ था, तो बाद में अगर वो मेंबर नहीं रह जाता है तो क्या उसका रीअरेस्ट किया जा सकता है? तो बिल्कुल उसको रीअरेस्ट किया जा सकता है, ऐसे मानो कि उसको इस जो भी एग्जामिशन यहाँ प्रोवाइडेड है वह मिले ही ना हो। यानी कि जैसे आपको, हमको या किसी भी अन्य व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेन किया जा सकता है किसी भी सिविल कार्रवाई में, सेम उस व्यक्ति को भी अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है। अब देखिए अरेस्ट को लेकर के एक लास्ट सेक्शन है 136, ये हम कंप्लीट कर लें तो उसके बाद हम फिर 132 से लेकर के 136 तक क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए 136 में पढ़ूं, ये काफी बड़ा है, आप पहले इसको ऐसे समझिए। देखिए 136 क्या कहता है, ये कहता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच कराने को लेकर के कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है। जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाई है उस दौरान वह व्यक्ति और उसकी वह प्रॉपर्टी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। तो जब कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती कि उस पर्सन को वो अरेस्ट कर पाए या उसकी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर पाए। लेकिन फिर कोर्ट करेगी क्या? तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी कि एक अरेस्ट वारंट इशू करेगी, अरेस्ट वारंट इशू करेगी और एक अटैचमेंट का ऑर्डर निकालेगी, और साथ में जो खर्चा आएगा अरेस्ट और अटैच करने में वो इन तीनों को ही क्या कर देगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देगी। जी एसपी जी गुड इवनिंग, जी हीरालाल त्रिपाठी जी प्रणाम सर। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 136 तो ये क्या कहता है कि आप एज अ पर्सन एप्लीकेशन लगाते हैं किसी पर्सन को अरेस्ट कराने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराने के लिए। जब आप ऐसी एप्लीकेशन लगाते हैं तो जिस कोर्ट में आपने लगाया है उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस समय वह पर्सन और उसकी वो प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, यानी कि कोर्ट ऐसा नहीं कर पाएगी। उस केस में कोर्ट क्या करेगी? तो उस केस में कोर्ट ये करेगी कि कोर्ट जो है एक अरेस्ट वारंट इशू करेगी, एक अटैचमेंट का ऑर्डर पास करेगी और इन दोनों को ही क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज देगी और जो भी खर्चा आएगा उसे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने ऑफिसर्स द्वारा या सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा क्या करेगी, उस पर्सन को अरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच, और साथ ही साथ जिस कोर्ट से वो अरेस्ट का वारंट आया था या ऑर्डर अटैचमेंट का आया था उसे इस बात को इन्फॉर्म भी करेगी कि हमने इस चीज को क्या किया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। तीसरा क्लॉज ये कहता है कि जिस पर्सन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया है, अरेस्ट किया है, अरेस्ट करने के बाद वो उसे वापस उसी कोर्ट को भेज देगी जिस कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया था। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं। तो इसके एक्सेप्शंस क्या हैं ये हम क्लॉज में देखते हैं। तो देखिए इसके कुछ एक्सेप्शंस ये हैं कि पहली बात, अगर वह व्यक्ति सिक्योरिटी फर्निश कर देता है कि सर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रिलीज कर दीजिए, मैं सिक्योरिटी दे रहा हूं, मैं वापस से जब मुझे बुलाया जाएगा मैं आ जाऊंगा। दूसरा, अगर उस पर्सन के अगेंस्ट कोई डिग्री पास हुई थी तो जो भी उस डिग्री उस पर्सन के अगेंस्ट पास हुई थी वो उसकी क्या कर रहा है, भरपाई करने को तैयार है। और तीसरा, अगर वह पर्सन ये शो कर देता है कि क्यों उसे फॉर्मर कोर्ट के पास ना भेजा जाए, यानी जिस कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया था उसे उसके पास ना भेजा जाए, ऐसा करने में अगर वह कोर्ट को क्या होता है, मतलब ये सारी चीजें वो फुलफिल कर देता है, तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी, वो कोर्ट उसे रिलीज कर देगी। यही कहता है आपका सेक्शन 136 का क्लॉज 3। अब देखिए मैं बेयर रीड करूंगा, आप लोग देखते चलिएगा, ना क्लियर हो आप लोग प्लीज मुझे बताइएगा। तो 136 कहता है प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया, कहता है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड दैट एनी पर्सन शैल बी अरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, जो कि रिलेटेड ना हो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से। हाँ, एक चीज आप मार्क कर लीजिए, जो यहाँ पर एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं वो एप्लीकेशन में जो आपने लगाई है किसी पर्सन को अरेस्ट या अटैच कराने को लेकर के, तो ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। आप इसको मार्क कर लीजिए, सेक्शन 136 जो है ये एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड नहीं है, ये उसकी बात नहीं करता है। अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को लेकर के आपने क्या किया हुआ है, एप्लीकेशन लगाया हुआ है। फिर आगे कहता है एंड सच पर्सन रिसाइड और प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू विच द एप्लीकेशन इज मेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जहां एप्लीकेशन लगाया है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के क्षेत्राधिकार के बाहर है वो व्यक्ति या उसकी वो प्रॉपर्टी। अब उस केस में क्या होगा, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगी, एक वारंट ऑफ अरेस्ट निकालेगी, यानी कि अरेस्ट वारंट, एक ऑर्डर करेगी अटैचमेंट का और सेंड कर देगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। क्या क्या, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वह पर्सन और वो प्रॉपर्टी इस समय रिसाइड कर रहा है।
और क्या क्या भेजेगी, तो कह रहा है कि कॉपी ऑफ वारंट, कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट टुगेदर विद द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट और अटैचमेंट। तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया सेम वही है। क्या आप एप्लीकेशन लगाते हैं अरेस्ट और अटैचमेंट का किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को, वो पर्सन उस समय कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, कोर्ट क्या करेगी, अरेस्ट वारंट इशू करेगी, अटैचमेंट ऑर्डर पास करेगी और जो भी खर्चा आएगा इसको एग्जीक्यूट कराने में उसको क्या करेगी, सेंड कर देगी किसके पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन और वो प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसका दूसरा क्लॉज क्या कहेगा। दूसरा क्लॉज ये कहेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब वो पाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच कॉपी एंड अमाउंट कॉज द अरेस्ट और अटैचमेंट टू बी मेड बाय इट्स ऑन ऑफिसर, देखिए मार्क करते चलिए, बाय इट्स ऑन ऑफिसर और बाय अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इटसेल्फ। तो यानी कि जी ओम प्रकाश यादव जी, गुड इवनिंग। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, जब वो कॉपी पाएगी और अमाउंट पाएगी तो वो क्या करेगी, अपने ऑफिसर्स के द्वारा या अपने ही किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा उस पर्सन को अरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराएगी। एंड शैल इन्फॉर्म द कोर्ट विच इशूड और मेड सच वारंट और ऑर्डर ऑफ द अरेस्ट और अटैचमेंट। और उसके बाद क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी किसको, उस कोर्ट को जिस कोर्ट के द्वारा वो अरेस्ट वारंट का या अटैचमेंट का ऑर्डर आया था, उसको इस बात को इन्फॉर्म करेगी कि हमने उस चीज को क्या किया है, एग्जीक्यूट कर दिया है। देखिए फिर तीसरा क्लॉज क्या कहता है, द कोर्ट मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन shall send the person arrested to the court by which the warrant of arrest was issued। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट करने के बाद उस पर्सन को क्या करेगी, उसी कोर्ट को, फॉर्मर कोर्ट को वापस से क्या करेगी, उसके पास उस पर्सन को भेज देगी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, कब कब नहीं भेजेगी, तो वही एक्सेप्शंस हम आगे रीड करेंगे। तो पहला कहता है इफ ही शो कॉज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फॉर्मर कोर्ट व्हाई ही शुड नॉट बी सेंट टू द लेटर कोर्ट। अगर बस ये शो कॉज मतलब वो ये रीजन बता देता है कि क्यों उसको जो है कि उस फॉर्मर कोर्ट के पास ना भेजा जाए और वो सफिशिएंट रीजन दे देता है। तो दूसरा, इफ ही फर्निशेस सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द लेटर कोर्ट, जिस लेटर कोर्ट ने उसे पकड़ा है उस कोर्ट को वो सेटिस्फाई कर देता है, कैसे, सिक्योरिटी दे करके कि मुझे जब बुलाया जाएगा मैं वापस से आ जाऊंगा। और तीसरा, वो सेटिस्फाई कर देता है कोई भी डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास हुई है। तो इन तीनों ही केस में कोर्ट उसको क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 136 का क्लॉज 1, 136 का क्लॉज 2, 136 का क्लॉज 3। 136 के क्लॉज 4 को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये था अभी तक का सेक्शन 136। तो देखिए 132 से लेकर के 136 तक मैं एक बार फिर रीड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 132 में आप नोट कर लीजिए, पर्दा नशी वुमेन को एग्जम्पशन मिला हुआ है पर्सनल अपीयरेंस से। 132 के क्लॉज 2 को रीड विद कर दीजिए सेक्शन 56 से। सेक्शन 56 कहता है कि किसी भी महिला के अगेंस्ट अगर डिग्री को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है और वह डिग्री मनी डिग्री है तो उस केस में उस वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 132 के क्लॉज 2 के साथ आप सेक्शन 56 को रीड विद कर दीजिए। सेक्शन 132 के बाद हम जब 133 पे गए थे तो वहां हम लोगों ने कुछ पर्सन्स को देखा था जो कि लिस्ट दी हुई है, उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है पर्सनल अपीयरेंस से, जैसे एक महिला को मिला हुआ है। फिर उसका जी अंशु प्रणाम, उसके बाद उसका तीसरा क्लॉज कहता है कि जो भी पर्सन इस एग्जम्पशन का लाभ लेना चाह रहा है, जो 133 के क्लॉज 1 में मिला है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने 75 से 78 पढ़ा था इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, तो 75 से 78 में हमने क्या देखा था कि किसी पर्सन को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट क्या करती थी, कमीशन इशू करती थी। तो सेम यहाँ यही कह रहा है 133 का क्लॉज 3 कि अगर कोई पर्सन एग्जामिशन लेना चाह रहा है 133 के 1 में, तो और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस पर्सन को एग्जामिन करना जरूरी है, उस केस में कोर्ट क्या करती है, कमीशन इशू करती है। तो जितना भी खर्चा आएगा ये वही पर्सन बियर करेगा जिसको एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू हुई है। तो हमने 132 देखा, 133 देखा। देखिए अब 134 में क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को लेकर के पढ़ेंगे सेक्शन 36 से लेकर के सेक्शन 74 तक, तो वहां हम अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर के कुछ प्रोविजंस देखेंगे 55 से लेकर के 59 तक, यानी 55 से 59 तक। यहां सेक्शन 134 में बस सिंपल सी ये बात कहता है, वहां तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को लेकर के अरेस्ट और डिटेंशन में आपको क्या फॉलो करना है बताया है। 134 में कहता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को छोड़ करके यानी अन्य केसेस में अगर अरेस्ट और डिटेंशन करना है तो हमें, जैसे हमने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के समय 55, 57 और 59 को फॉलो करना है, सेम वैसे ही अदर केसेस में भी 55, 57 और 59 को फॉलो करना होगा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 134। फिर जब हम सेक्शन 135 में गए थे, हमने देखा कि किसको किसको एग्जम्पशन मिला हुआ है अरेस्ट से। तो वहां हमने देखा था जज, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर को क्लॉज 1 में, वह जा रहा हो, लौट रहा हो या सुनवाई के दौरान कोर्ट में हो।
दूसरा क्लॉज कह रहा था अगर कोई भी मैटर ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है तो वहां पार्टी, प्लीडर, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, विटनेसेस, मुक्तर्स, इन सबको क्या मिला हुआ था? अरेस्ट से एग्जम्पशन मिला हुआ था। फिर हम सेक्शन 135A पे गए। फिर सेक्शन 135A में भी हम लोगों ने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और यूनियन टेरिटरी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर है तो, या किसी कमेटी का मेंबर है, जो कि कमेटी किसकी है? लोकसभा की, राज्यसभा की, राज्य विधानसभा की, राज्य विधान परिषद की, उस मेंबर को कब? ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग, ज्वाइंट सीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट कमेटी, इस दौरान, और 40 दिन पहले इस मीटिंग के, सीटिंग के, कॉन्फ्रेंस के 40 दिन बाद तक उस पर्सन को किसी भी सिविल वाद में अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने 136 में देखा कि आप एप्लीकेशन लगाते हैं किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन कराने के लिए। आप जिस पर्सन को अरेस्ट और डिटेन कराने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं जिस कोर्ट में, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है वो पर्सन, उस केस में वो कोर्ट क्या करेगी? तो कोर्ट अरेस्ट वारंट इशू करेगी और अटैचमेंट ऑर्डर निकालेगी। खर्चा जितना भी आएगा इसको एग्जीक्यूट करने में, वो इन तीनों ही चीजों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेज देगी, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन और उसकी प्रॉपर्टी है। फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी? वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी कि उस पर्सन को अरेस्ट करेगी या और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। कैसे? अपने ऑफिसर्स के थ्रू या किसी अपनी सबऑर्डिनेट कोर्ट के थ्रू, और इसी बात को इन्फॉर्म करेगी किसको? उस फॉर्मर कोर्ट को। तीसरे क्लॉज में हम लोगों ने देखा था कि जिस पर्सन को उसने अरेस्ट किया हुआ है उसे वापस उस फॉर्मर कोर्ट को भेज देगी, लेकिन हमने फिर 3 ग्राउंड्स देखे जिस केस में वह उस पर्सन को रिलीज करेगी, ना कि उसे फॉर्मर कोर्ट को भेजेगी। तो ये था हमारा सेक्शन 136, 132 से 136। यहां तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग मुझे बता दीजिए, तब हम सेक्शन 137 से स्टार्ट करते हैं। अंशु जी, ओम प्रकाश जी, अगर किसी का भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो प्लीज मुझे बताइए। विवेक जी, जी, तो देखिए अब मैं 137 पे जाऊं। 137 पे जाऊं मैं इससे पहले आपको बता दूं कि 137 पे पढ़ने से पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप नोट करते चलिए, सेक्शन 137 के पास आप ये बेयर में नोट करते चलिए, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 348 देखेंगे तो आर्टिकल 348 क्या बताता है? जी जी जी, ओम प्रकाश जी धन्यवाद। तो देखिए, जी मंजरी धन्यवाद, जी संजय जी, तो देखिए, जी ऋषा, तो देखिए 348 जब आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, तो आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। मैं आपको कह रहा हूं कि सेक्शन 137 रीड करने से पहले आपको उसके साथ क्या रीड विथ करना है, ताकि आपको और भी प्रोविजंस याद रहें, ऐसा ना रहे कि आप एक ही प्रोविजन तक सीमित रहें। तो 348 को जब आप रीड विथ करेंगे, मैं क्यों रीड विथ करा रहा हूं आपको ये बता रहा हूं कि लैंग्वेज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बताए हुए आर्टिकल 348 में, यहां जो हम पढ़ेंगे वो सिविल वाद के केसेस में किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, जी सौरभ जी, क्या लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा, इसको लेकर के हम पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बता दूं, आप इसके साथ रीड विथ करिए सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 272। जी जी अंशु जी, तो मैं आपको बता रहा हूं अंशु, देखिए आपको इसमें क्या क्या ऐड करना है। 348 आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड करना है और उसके साथ लिखिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज की बात करता है। फिर आप दूसरी चीज ऐड करिए, सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी 1973, और ये बताता है क्रिमिनल वाद के केसेस में कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को क्या लैंग्वेज को फॉलो करना है। तो वहां बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी 1973। ये दोनों हो गया। इन दोनों के बाद अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 137 ऑफ सीपीसी। ठीक है, तो आप प्लीज आप लोग अपनी बेयर में 137 के साथ आर्टिकल 348 रीड विथ, आर्टिकल 272 रीड विथ सेक्शन 137 ऑफ सीपीसी। अब आइए, हमने क्रिमिनल में देख लिया, सिविल में देखना है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या फॉलो होगा ये आपको आर्टिकल 348 में पता चल जाएगा। तो देखिए, अब आइए देखते हैं 137 क्या कहता है। 137 कहता है कि द लैंग्वेज विच ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड इज द लैंग्वेज ऑफ एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट शैल कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट अंटिल द स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट। तो ये कहता है कि कोड के आने से पहले, यानी कि 1 जनवरी 1909 से पहले, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा, जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है,
उसके द्वारा जिस लैंग्वेज को फॉलो किया जा रहा था वो कंटिन्यूअसली उसी लैंग्वेज को फॉलो करेगी। कब तक? जब तक कि राज्य सरकार द्वारा यह तय ना कर दिया जाए कि उस कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग होगा। ये कहता है आपका 137 का क्लॉज 1। अब आइए देखते हैं 137 का क्लॉज 2 क्या कहता है। वो कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ एनी सच कोर्ट एंड इन व्हाट कैरेक्टर एप्लीकेशन टू द प्रोसीडिंग इन सच कोर्ट शैल बी रिटन। और जब आप 137 का क्लॉज 2 देखेंगे तो ये सिंपल सी बात कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वह नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गजेट में ये क्लियर कर सकती है कि कोर्ट के द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किस भाषा का या किस कैरेक्टर का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा जब भी उसके सामने कोई बात चल रहा होगा। तो यहां कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि जैसे 272 सीआरपीसी में स्टेट गवर्नमेंट को इस बात को लेकर के एम्पावर किया हुआ है, सेम सेक्शन 137 में भी क्या किया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया हुआ है। और 348 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली बता दिया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस में किस लैंग्वेज को फॉलो किया जाएगा। तो हमारा सेक्शन 137 भी कंप्लीट। हाँ, 137 के थर्ड क्लॉज रह गया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं 137 का थर्ड क्लॉज क्या कहता है। 137 का थर्ड क्लॉज कहता है कि एविडेंस को रिकॉर्ड करने के सिवाय किसी अन्य मामले में अगर इस कोड में प्रोवाइडेड है कि चीजों को रिकॉर्ड करना जरूरी है, तो उस केस में कोर्ट एविडेंस को छोड़ करके अन्य मामलों में उस चीज को इंग्लिश में रिकॉर्ड करेगी। आप जब 137 का क्लॉज 3 देखिए तो वहां आपको इंग्लिश वर्ड मिल जाएगा थर्ड लाइन में, उसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है प्रीलिम्स में। तो वहां यही बात कह रहा है कि वेयर द कोर्ट रिक्वायर्ड और अलाउड एनीथिंग अदर देन द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस टू बी डन इन राइटिंग इन एनी सच कोर्ट, सच राइटिंग शैल बी मेड इन इंग्लिश। तो एविडेंस को छोड़ करके किसी अन्य चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है इन राइटिंग, तो उस केस में कोर्ट को वहां पर उस चीज को रिकॉर्ड करना होगा इंग्लिश में। ये है आपका सेक्शन 137 का क्लॉज 3। अब देखते हैं सेक्शन 138। अब देखिए सेक्शन 138 में क्या कहा है, मैं आपको पहले बता दूं फिर हम उसे रीड भी कर लेंगे। 138 सिंपल सी बात करता है। मैंने आपको क्या बताया कि आर्टिकल 348 जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो वहां बताया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां दिया हुआ है इंग्लिश का। 138 में बस सिंपल सी ये बात कहता है कि अगर कोई भी वाद किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा हो, हमने 137 में क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय होगा, लेकिन देखिए 138 में जब आप देखेंगे तो उसका एक अपवाद मान सकते हैं आप इसे। ये क्या कहता है कि अगर किसी कोर्ट में कोई मामला लंबित है और चल रहा है, उस दौरान वह मामला ऐसा है कि वो अपीलेबल नेचर का है, तो हाई कोर्ट नोटिफिकेशन निकाल करके क्या तय कर सकती है कि उस कोर्ट को उस प्रोसीडिंग को इंग्लिश में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक, यही कहता है आपका सेक्शन 138। अब आइए मैं रीड करता हूं। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। द हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट डायरेक्ट with respect to any judge specified in the notification or falling under a description set forth therein that evidence in cases in which an appeal is allowed shall be taken down by him in English language and in manner prescribed। तो ये यहाँ यही कह रहा है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे हाई कोर्ट की जितनी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगी उनके द्वारा, अगर वह अपीलिएबल नेचर के हैं तो हाई कोर्ट नोटिफिकेशन निकाल करके ये क्लियर कर सकती है कि किस किस जज के द्वारा जो एविडेंस होंगे उनकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो किस में होनी चाहिए, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। और इसका दूसरा क्लॉज कहता है अगर कोई जज ऐसा कर पाने में फेल हो जाता है तो उसको अपना ये रीजन बताना होगा और एविडेंस को इन राइटिंग उसको रिकॉर्ड करवाना होगा बोल बोल करके ओपन कोर्ट में। ये कहता है इसका दूसरा क्लॉज। तो देखिए लैंग्वेज से रिलेटेड है आपका सेक्शन 137 भी, सेक्शन 138 भी, और इसके साथ साथ आपको भूलना नहीं है सीआरपीसी के 272 को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 को। और यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि हाई कोर्ट यहां क्या कर रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल करके ऑफिशियल गजेट में वो डिक्लेयर कर सकती है कि किस जज के द्वारा एविडेंस जो होगा, अगर वह केस ऐसा है कि वो अपीलेबल नेचर का है तो उसको क्या करना होगा, एविडेंस को इंग्लिश में रिकॉर्ड करना होगा। और ऐसा करने में अगर वह फेल हो जाता है तो उसको अपना सफिशिएंट कॉज बताना होगा कि वो ऐसा करने में क्यों फेल हो गया। और दूसरा, उसको बोल बोल करके ओपन कोर्ट में क्या करना होगा, उसे रिकॉर्ड करवाना होगा। ठीक है, ये कहता है आपका सेक्शन 138। अब देखिए सेक्शन 139 ऑफ सीपीसी। अब देखिए 139 पढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके साथ रीड भी कर लीजिए सेक्शन 297 ऑफ सीआरपीसी 1973। जैसे आपने 272 को 137 के साथ जोड़ना है सीआरपीसी के,
वैसे ही आपको 297 को जोड़ना है सीआरपीसी के 139 के साथ, यानी कि 139 को आपको रीड विथ करना है सेक्शन 279 के साथ सीआरपीसी के। वहां भी यही चीज दी हुई है। और देखिए ओथ जो है वो डिपोनेंट को दिलाई जाती है। यहाँ यही बता रहा है कि कौन ओथ एडमिनिस्टर करा सकता है, किसको किसको यहाँ एम्पावर किया हुआ है कोड में ओथ को एडमिनिस्टर कराने के लिए। और ओथ किसको एडमिनिस्टर कराई जाती है, डिपोनेंट को। ठीक, अब आइए हम देख लेते हैं कि किसके किसके द्वारा ओथ एडमिनिस्टर कराई जाती है, कराई जा सकती है। एक लिस्ट दी हुई है, प्रॉपर वे में आप इसको रीड करिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आपको मात्र सीपीसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो काम नहीं देगी। ये अगर आपको सीआरपीसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है सेक्शन 297 से, तो वहां भी ये लिस्ट आपको काम देगी। अब यहाँ पर जो बताया हुआ है लिस्ट वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ कहता है कि इन द केस ऑफ एनी एफिडेविट अंडर दिस कोड कौन कौन ओथ एडमिनिस्टर कराएगा। तो कहता है एनी कोर्ट पहला, दूसरा एनी मजिस्ट्रेट, तीसरा एनी नोटरी अपॉइंटेड अंडर द नोटरीज एक्ट 1952, चौथा एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। टोटल 5 लोग हो गए, कोर्ट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, नोटरी हो गया, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट हो गया, पर्सन अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट हो गया। और लास्ट है कोई भी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी अदर कोर्ट जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया हुआ है इस चीज को लेकर के। तो टोटल यहां पर आपको 6 लोग मिलेंगे जो कि ओथ एडमिनिस्टर करा सकते हैं एफिडेविट के केस में डिपोनेंट को। और आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करिए, देखिए कोर्ट किसी भी कोर्ट द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी भी नोटरी द्वारा जिसको कि अपॉइंट किया गया है नोटरीज एक्ट 1952 में, चौथा किसी भी ऑफिसर द्वारा जिसको कि हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, पांचवा किसी भी पर्सन द्वारा जिसको कि हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया गया है, छठवां किसी भी ऑफिसर द्वारा जिसको कि किसी अन्य कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए एम्पावर किया हुआ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कोर्ट को एम्पावर नहीं किया हुआ है तो वह किसी ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकती है ओथ को एडमिनिस्टर कराने के लिए। तो यहाँ यह टोटल 6 लोग दिए हुए हैं सेक्शन 139 में। आपको ऐसे ही सारी चीजें रटनी है, आपको ऐसे ही याद करना है सेक्शन 133 में जो लिस्ट दी हुई है। तो एक एक करके आप सारी चीजें याद करना स्टार्ट करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 140। अब देखिए 140 पढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं 140 बात करता है एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी के केस की। एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी के केस में मान लीजिए क्या हो जाता है, कोई सॉल्वेज हो जाता है, टॉवेज हो जाता है या कोलिजन हो जाता है। तो इस केस में अगर कोर्ट को कोई भी जानकारी लेनी है, हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा है कि कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन लेती है सेक्शन 45 से लेकर के सेक्शन 51 में। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है कि कोर्ट एसेसर की हेल्प ले सकती है। कितने एसेसर की? 2 एसेसर की। आप मार्क करिए सेक्शन 140 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है 2 कॉम्पिटेंट एसेसर, इसको मार्क कर लीजिए। और आपसे अगर पूछे कि कोर्ट जो है सॉल्वेज के केस में, टॉवेज के केस में और कोलिजन के केस में, यानी कि उद्धारण के केस में, अनुकर्षण के केस में और टक्कर के केस में, एडमिरलिटी और वाइड एडमिरलिटी के केस में अगर चाहे तो एसेसर की हेल्प ले सकती है। कितने? 2 कॉम्पिटेंट एसेसर की। इसको मार्क करिए सेक्शन 140। और ये जो एसेसर होंगे इनको फीस या इनका खर्चा कहां से पे किया जाएगा? कोर्ट के ऑर्डर पे पार्टीज द्वारा पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है सेक्शन 140 में। फिर सेक्शन 141 कहता है मिसलिनियस प्रोसीडिंग की बात। ये कहता है कि किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा जो भी प्रोसीडिंग आपको दी हुई है सीपीसी 1908 में, उस कोर्ट के द्वारा उसी प्रोसीडिंग को क्या किया जाएगा? फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात कहता है आपका सेक्शन 141 मिसलिनियस प्रोसीडिंग, ठीक। पार्ट 11 सेक्शन 132 से लेकर के 158 तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिसलिनियस प्रोसीडिंग। और सेक्शन 141 में भी क्या दिया हुआ है? मिसलिनियस प्रोसीडिंग, ठीक। अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 141 में, वो नोट कर लीजिए, आपके एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन देखिए सेक्शन 141 का। वो कहता है इट, जो यहां पर प्रोसीडिंग वर्ड है वो क्या इंक्लूड नहीं करता। तो वो कहता है इट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास पावर है क्या करने का? डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट इशू करने का, फंडामेंटल राइट के केस में भी और किसी लीगल राइट के केस में भी। और ये आर्टिकल 226 ही है जो कि आर्टिकल 32 से अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा पाई जाती है। तो यहां बस यही कह रहा है कि जो प्रोसीडिंग वर्ड यहां पर दिया हुआ है वो प्रोसीडिंग वर्ड में आर्टिकल 226 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग चलेगी
तो उस पर सेक्शन 141 का एप्लीकेशन नहीं होगा। यही बात को क्लियर करने के लिए यहाँ किया हुआ है। तो आप सेक्शन 141 के जो एक्सप्लेनेशन है इसको मार्क कर लीजिए कि सेक्शन आर्टिकल 226 जो है एग्जम्प्टेड है। यानी कि एग्जम्प्टेड क्या है कि यहाँ पर जो वर्ड प्रोसीडिंग है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं होगा जो आर्टिकल 226 है उसकी जो प्रोसीडिंग होगी। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को में जो ये पॉइंट है इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद सेक्शन 142 सिंपल सी बात करता है ऑर्डर और नोटिस की। ये कहता है अगर कोई भी ऑर्डर और नोटिस सर्व हो रहा है या दिया जा रहा है किसी पर्सन को इस कोड के तहत, तो वो कैसा होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। तो इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऑर्डर और नोटिस वर्ड की बात किया है और ये किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 142। अब देखिए 142 के बाद आज की क्लास का एक लास्ट सेक्शन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइज करते चलेंगे, हम उल्टा समराइज करेंगे। जैसे हम पहले 132 से 43 तक नहीं आएंगे, हम 143 से 132 तक चलेंगे। तो देखिए सेक्शन 143 क्या कहता है, ये कहता है कोई भी पोस्टेज चार्ज है या कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस है, किस केस में, नोटिस के केस में, समन के केस में और लेटर के केस में, तो उसका वो पोस्टल चार्ज और वो रजिस्ट्रेशन की फीस कम्युनिकेशन होने से पहले पहले आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। और यहां पर सेकंड क्लॉज में बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो जो भी पोस्टल चार्ज है या जो भी रजिस्ट्रेशन फीस है उसको क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, पोस्टल चार्ज को, रजिस्ट्रेशन फीस को या दोनों को। और एक थर्ड पॉइंट और दिया हुआ है, वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रेस्क्राइब कर सकती है स्केल ऑफ कोर्ट फी टू बी लेवाइड इन लिeu देयर ऑफ। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कोई स्केल तय कर सकती है कोर्ट फी का, जो कि क्या हो सकता है, जो यहाँ पे आप पोस्टल चार्ज पे करते या रजिस्ट्रेशन फी पे करते वो ना पे करके आप क्या करेंगे, वही कोर्ट फी में आप उसको पे कर देंगे। तो ये कहता है आपका सेक्शन 143 का क्लॉज 2। 143 में आपको बस बात ये याद रखनी है, पोस्टल चार्ज की बात किया है और रजिस्ट्रेशन फीस की बात किया है, किस किस चीज को लेकर के, समन को, नोटिस को और लेटर को, ठीक। और इससे जो है इसे एग्जेम्प्ट करने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 142 में हमने क्या पढ़ा, कोई भी ऑर्डर और नोटिस होगा तो वो कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। 141 में हमने क्या पढ़ा, मिसलेनियस प्रोसीडिंग को पढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद 140 में हमने क्या पढ़ा, कोर्ट चाहेगी एडमिरल्टी और वाइस एडमिरल्टी के केस में क्या कर सकती है, 2 कॉम्पिटेंट असेसर को अपॉइंट कर सकती है उसको हेल्प करने के लिए, और उनका खर्चा पानी कौन पे करेगा, पार्टीज पे करेंगी जितना कि कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया होगा। फिर 139 में हमने ओथ को लेकर के पढ़ा, वहां हमने क्या देखा, किसके द्वारा ओथ एडमिनिस्टर कराई जाएगी, तो कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, नोटरी के द्वारा, नोटरी अपॉइंटेड अंडर नोटरीज एक्ट 1952। फिर उसके बाद देखा ऑफिसर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, पर्सन अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट, ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी अदर कोर्ट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 139। फिर सेक्शन 139 के बाद हम गए थे लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर के। वहां हमने क्या देखा, वहां भी 3 क्लॉजेस दिए हुए थे। पहला क्लॉज कह रहा था कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट इस कोड के आने से पहले जिस लैंग्वेज को फॉलो कर रही थी, यानी 1 जनवरी 1909 से पहले फॉलो कर रही थी, उसी को कंटिन्यूअसली फॉलो करेगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ना करे। दूसरा क्लॉज कह रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन द्वारा वो तय कर सकती है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा किस भाषा का या किस कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर तीसरा क्लॉज क्या कह रहा था कि अगर इस कोड के तहत किसी कोर्ट को एविडेंस को छोड़कर किसी अन्य मामले को इन राइटिंग रिकॉर्ड करने की जरूरत है तो वो चीजें कैसे रिकॉर्ड होंगी, इन इंग्लिश रिकॉर्ड होंगी। ये था आपका सेक्शन 139। फिर सेक्शन 137। फिर 137 के बाद हम लोगों ने पढ़ा था 135, 135A और 136 किसको लेकर के, अरेस्ट को लेकर के। 135 में हमने क्या देखा था, जज, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर को जा रहे हों, प्रिसाइड कर रहे हों या लौट रहे हों, उस दौरान उन्हें अरेस्ट डिटेन नहीं किया जाएगा। कोई मामला ट्रिब्यूनल में लंबित है, उस दौरान पार्टी को, उसके विटनेस को, प्लीडर को, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को, विटनेसेस को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरे क्लॉज में हमने देखा था कि जजमेंट डेटर को इस प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद जब हम लोग गए थे सेक्शन 135A पे, तो वहां हम लोगों ने देखा था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। इसके बाद हमने देखा था कोई पर्सन किसी कमेटी का मेंबर हो, जो कि कमेटी किसकी हो, लोकसभा की कमेटी हो, कोई राज्यसभा की हो, राज्य विधानसभा की हो, राज्य विधान परिषद की हो, उस मेंबर को, इन लोगों को कब अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग, सीटिंग, कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट कमेटी। और यही नहीं,
40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी इन्हें अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 136 में कि कोई पर्सन या कोई प्रॉपर्टी है जिसको कि आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट में अरेस्ट और अटैच कराने के लिए, वो पर्सन और वो प्रॉपर्टी आपने जिस कोर्ट में वो एप्लीकेशन लगाया है उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है, उस केस में क्या किया जाएगा। तो वहां कह रहा है कि वो कोर्ट क्या करेगी, अरेस्ट वारंट इशू करेगी, अटैचमेंट ऑर्डर इशू करेगी, और जो भी खर्चा आएगा अटैच करने में या अरेस्ट करने में उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भेज देगी, जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति या वह प्रॉपर्टी है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, अपने ऑफिसर द्वारा या किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा उसी कोर्ट की क्या करेगी, उसके द्वारा वह उस पर्सन को अरेस्ट और प्रॉपर्टी को अटैच कराएगी, और साथ ही साथ उस कोर्ट को इन्फॉर्म भी करेगी कि हमने इस चीज को एग्जीक्यूट कर दिया है। ये कर लेने के बाद तीसरा क्लॉज हमने देखा था कि जिस पर्सन को कोर्ट ने अरेस्ट किया है उसे क्या किया जाएगा, उसे वापस फॉर्मर कोर्ट को भेज दिया जाएगा। लेकिन हमने वहां अपवाद देखा था कि कब कब फॉर्मर कोर्ट को नहीं भेजा जाएगा, वह शो कर दे, वह रीजन बता दे कि क्यों ना भेजा जाए और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाए, वह सिक्योरिटी फर्निश कर दे अपने अपीयरेंस को लेकर के, तब नहीं भेजा जाएगा, या वह डिग्री सेटिस्फाई कर दे जो उसके अगेंस्ट पास हुई थी, तब उसे नहीं भेजा जाएगा, और उस केस में कोर्ट क्या करेगी, उसे रिलीज कर देगी। तो हमने 135, 135A और 136 देख लिया। अब हमारा बचता है 132, 133 और 134। देखिए 132 सिंपल है, किसी भी वुमेन को क्या नहीं किया जाएगा, जो पर्दानशी वुमेन है उसे कंपेल नहीं किया जाएगा पर्सनल अपीयरेंस के लिए। दूसरा क्लॉज कह रहा है इस बात का कोई भी महिला लाभ नहीं ले पाएगी डिग्री के एग्जीक्यूशन के टाइम जब तक कि कोड में ही उसे एग्जम्पशन प्रोवाइडेड ना हो। और मैंने आपको बताया कि जब आप सेक्शन 56 पढ़ेंगे तो सेक्शन 56 यही कहता है कि किसी भी महिला के अगेंस्ट अगर किसी डिग्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है और वह मनी डिग्री है तो उस केस में उस महिला को क्या नहीं किया जाएगा, डिटेन और अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा 133, वहां कुछ पर्सन है जिनको कि आप क्या नहीं कर सकते, पर्सनल अपीयरेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते। आपको ये एक एक पॉइंट याद कर लेने हैं उसमें। फिर मैंने आपको बताया कि उसका तीसरा क्लॉज कहता है कि अगर किसी पर्सन ने इस एग्जामिनेशन का लाभ लेना चाहा और वहां कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसका एग्जामिनेशन जरूरी है तो वो सेक्शन 75 से 78 में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में क्या करती है, कमीशन इशू करती है और उस कमीशन को भेजती है उस पर्सन को एग्जामिन करने के लिए। उस दौरान जो भी खर्चा आता है तो जो पर्सन इसका एग्जामिनेशन का लाभ लेना चाहता है वह खर्चा वही पर्सन क्या करेगा, भरेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 134। और सेक्शन 134 क्या कह रहा था कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के केस में जो सेक्शन 55 से लेकर के 59 तक अरेस्ट और डिटेंशन का प्रोविजन दिया हुआ है वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए अप्लाई होता है। लेकिन सेक्शन 134 क्या कहता है कि इन अदर केसेस यानी कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को छोड़ करके अन्य मामलों में अगर किसी पर्सन का सिविल वाद में अरेस्ट या डिटेंशन किया जाता है तो भी धारा 55, धारा 57 और धारा 59 इनको फॉलो करना होगा। तो हमने आज की क्लास में मिसलिनियस प्रोसीडिंग पार्ट 11 सेक्शन 132 से सेक्शन 143 तक कंप्लीट कर लिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जी दिव्यांशी, धन्यवाद। अगर यहां तक आपका कोई भी पॉइंट किसी का भी रह गया हो तो आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिए। जी दिव्यांशी धन्यवाद। जी मंजरी, जी ऋचा, जी सुनीता। और मैं आप लोगों को फिर बता दूं, आप लोग एक लिस्ट बनाते चलिएगा मिसलिनियस प्रोसीडिंग का। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो ये आप मान के चलिए कि सेक्शन 132 से 158 तक हर एक प्रीलिम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलने हैं। जी सौरभ जी धन्यवाद। जी अंशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम कल की क्लास में फिर मिलेंगे शाम 4 से 5। जी अंशु धन्यवाद। ठीक है।